तो ये क्वेश्चन है हमारा, राइट अ क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव यूज्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। इस क्वेश्चन को हमें लिखना है, ये 2017 का पीवाईक्यू है। इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो एम.एन. श्रीनिवास की थी उसका क्रिटिक हमें बताना है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसमें बता देंगे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या थी एम.एन. श्रीनिवास की, फिर उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म हम बताएंगे। एम.एन. श्रीनिवास जी आपको पता ही होगा अगर आपने बेसिक सोशियोलॉजी पढ़ी है, इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को अप्लाई किया था। रेडक्लिफ ब्राउन भी एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। किस चीज से? एम्पेरिकल विलेज स्टडी से, मतलब फील्ड वर्क किया था इन्होंने। और इस स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का फोकस क्या था? सोशल स्ट्रक्चर पे, ऑर्डर पे और कंटिन्यूटी पे। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव श्रीनिवास जी का था क्या? इन्होंने बताया था कि जो सोसाइटी है ना वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि इंडियन सोसाइटी उन्होंने बताया था कि कास्ट, फैमिली, किनशिप और विलेज स्ट्रक्चर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और इन कॉन्सेप्ट मतलब ये इस तरह से सोसाइटी को स्टडी करके इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, जैसे कि संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको पता होगा अगर आप सोशियोलॉजी का आंसर लिख रहे हो कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। अब है ना, फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि एम्पेरिकल फील्ड वर्क पे बेस्ड था, मतलब जाके ये वहाँ पे रहते थे लोगों के साथ और फिर समझते थे। फील्ड वर्क किया था इन्होंने, और कौन सा फील्ड वर्क कहाँ करा था? कुक्स में, जो कर्नाटका में है, और रामपुरा के विलेज में। ये क्रिटिसिज्म, ये मेन चीज है इस क्वेश्चन की। क्रिटिक में क्या है, इन्होंने ना सोशल ऑर्डर पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया था, ओवर एम्फेसिस ऑन सोशल ऑर्डर। इनका फोकस कॉन्सेंसस और स्टेबिलिटी पे इतना ज्यादा था कि इन्होंने जो भी मतलब जैसे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, अगर आप फैमिली में भी देखोगे हमेशा सब चीजें अच्छी नहीं चलती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर रहे हो ना, तो आप फंक्शनलिज्म की तरफ आपका झुकाव है। आप चीजों को फंक्शनल तरीके से देखते हो कि ये सिर्फ फंक्शन करेंगे, डिसफंक्शन नहीं हो सकती। तो इसे वो बोलते हैं कि आप है ना सोशल ऑर्डर पे मतलब यही मतलब इसी सेंस में आपको समझा रही हूँ कि नेग्लेक्ट कर दिया एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट और डोमिनेशन को। ए आर देसाई जो कि एक मार्क्सिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि इन्होंने क्लास एक्सप्लॉयटेशन को भी इग्नोर कर दिया, जैसे एग्रेरियन इनइक्वालिटीज वो बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। स्टेटिक अप्रोच है इनकी कि सिर्फ कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं, चेंज को नहीं बताते हैं, बदलाव को नहीं बताते। योगेंद्र सिंह ना इस सेंस में बोलते हैं कि सोशल चेंज की जरूरत पड़ती है। अगर आप हिस्टोरिकल कल्चर एनालिसिस कर रहे हो ना, हिस्ट्री को आप क्या कंटिन्यूटी करके ही बताओगे? एंशियंट से मिडिवल आया, मिडिवल से मॉडर्न आया, चेंज तो आया ना। तो आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चेंज भी होता है। आप कंटिन्यूटी नहीं बता सकते, कंटिन्यूसली एक ही जैसी चीजें नहीं बता सकते। फिर तीसरा है इग्नोर्स इकोनॉमिक डायमेंशन। ये मैंने ऑलरेडी है ना ए आर देसाई में भी बताया है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक के सेंस में मैंने लिख दिया है कि ये कास्ट को ज्यादा प्राइमेसी देते थे, और कास्ट क्लास को एक तरह से इन्होंने ओवरलुक कर दिया था। एंड्रयू बेटे ने इसी सेंस में बोला है कि कास्ट, क्लास एंड पावर। ये आपने पढ़ा होगा एंड्रयू बेटे के बारे में, कास्ट एंड पावर के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया, इंटर रिलेशन बताया इनका। फिर सोशल चेंज पे इनका लिमिटेड व्यू था। ये पॉइंट रिपीट हो गया, वैसे मैंने इसे संस्कृताइजेशन के सेंस में बताया है कि संस्कृताइजेशन एक तरह से पोजिशनल चेंज कॉज कर रहा था, ना कि स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। स्ट्रक्चर तो वही था, बस पोजीशन बदल रही थी। विलेज सेंट्रिक है, अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहाँ गई? अपन क्या मतलब विलेज सोसाइटी थी कि हमेशा से इंडिया की? नहीं, हम अर्बनाइज भी हुए। सबसे पहला अर्बनाइजेशन आईबीसी सिविलाइजेशन से हुआ था, आप सब लोग जानते होंगे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये एम शाह ने बताया कि विलेज अलोन नॉट रिप्रेजेंट इंडियन सोसाइटी, हमें इंडस्ट्रियल और अर्बन को भी बताना पड़ेगा। आप एक विलेज के बेसिस पे पूरी इंडियन सोसाइटी को डिफाइन नहीं कर सकते, बेसिकली ये बोल रही हूँ मैं। सिक्स्थ में है ना, मैंने बताया कि जेंडर को नेगलेक्ट कर दिया। ये ऐसा पॉइंट है कि आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हो अनलेस एंड अनटिल अगर आप किसी फेमिनिस्ट का मतलब फेमिनिस्ट थिंकर का आंसर नहीं लिख रहे हो, तो ये वाला पॉइंट आप बता सकते हो कि ओवरलुक्स पैट्रियार्की, वुमेन्स एक्सपीरियंसेस। सेवंथ है ब्राह्मणिकल बाइस। ब्राह्मणिकल बाइस आगे इनकी स्टडीज में मिल्टन सेंगर ने बताया था कि मल्टीपल कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं जो इंडियन सोसाइटी को शेप कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो हर स्टेट टू स्टेट ट्रेडिशन, रिचुअल्स, खान पान, यहाँ तक कि लैंग्वेज सब बदलता है। नॉर्थ से साउथ में जाओ कितनी डाइवर्सिटी है, साउथ मतलब ईस्ट से वेस्ट में जाओ कितनी डाइवर्सिटी है। तो एक तरह से इसमें ब्राह्मणिकल वाइज है, बाकी मल्टीपल ट्रेडिशन को नहीं इसमें कवर किया गया है। अब इसकी स्ट्रेंथ में मैंने दो तीन पॉइंट यहाँ डाल दिए। स्ट्रेंथ में ये है कि इंपेरिकल फील्ड वर्क को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, फील्ड बेस्ड स्टडीज को प्रिविलेंट किया था इन्होंने। इन्होंने है ना कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, डोमिनेंट कास्ट और संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट को। तो इन सब लिमिटेशन के बावजूद भी एम एन श्रीनिवास का जो वर्क है ना हमारे लिए फाउंडेशनल है स्ट्रक्चरल और द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। पर इसको हमें मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं डीप स्टडी करने के लिए। तो ये कंक्लूजन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।